ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फिजिक्स 9 क्लास को हमने स्टार्ट करना है और इसमें लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 जो है, ठीक है, उसको स्टार्ट करना है, जिसका पेज है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 106 लाइक 106 पेज नंबर है, ठीक है। और नाम है हमारे चैप्टर का डियर स्टूडेंट ग्रेविटेशन। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशन अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊं आपको, ठीक है, कि ये ज़मीन की कशिश को ग्रेविटेशन कहते हैं। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स आपको। तो इस चैप्टर में हमने ज़मीन की कशिश के बारे में, ज़मीन का मैस कितना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है, ठीक है। हमने जब पहला जो है वो पेज जब स्टार्ट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने बताया है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसने बताया है। क्या बताया, थोड़ा सा उसने इसका इंट्रोडक्शन बताया है कि बेसिकली कि आपका ये कॉन्सेप्ट निकला कहाँ से था। तो डियर स्टूडेंट्स कह रहा जी, जो इसका जो सबसे पहला आइडिया दिया था ना, वो दिया था आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। उसने कैसे दिया? वो ना पता करने जा रहा था कि सॉल्व करने जा रहा था मिस्ट्री माय प्लैनेट। कह रहा जी, वो ये सोच रहा था कि ये जो सियारे हैं, प्लैनेट्स जो हैं, वो कैसे गर्दिश करते हैं, कैसे मूव होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के इर्द गिर्द। कह रहा जी, इतने में क्या हुआ कि उसके ना वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, और वो ट्री था, वो दरख्त था किसका? एप्पल का, ठीक है। क्या हुआ कि उधर बैठा था, थोड़ी सी हवा चली या जो भी था, उधर से एक सेब उधर से गिरा और उसके सर पे आग लगा। अब भी उसकी सोच जो है ना, ठीक है, थोड़ी सी वाइड हो गई। उसने इस चीज को सोचना स्टार्ट किया कि यार कि ये किस वजह से एप्पल नीचे गिरा है, ये एप्पल जो है ये किस वजह से नीचे गिरा है। तो कह रहा जी, वहां से फिर कॉन्सेप्ट दरियाफ्त हुआ। उसने कहा कोई ना कोई कशिश है जिसने सेब को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, अपनी तरफ खींचा। उसने फिर क्या किया, इस चीज को क्या नाम दिया? ग्रेविटेशन का नाम दिया उसने। कॉन्सेप्ट फिर यहाँ से जनरेट हुआ कि ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट ये है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में उसने बताया है द फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज आइजैक न्यूटन, ठीक है। ये पेपर में एमसीक्यूज भी पूछ सकता है हमसे, ठीक है। इट वाज एन इवनिंग ऑफ 1665। ये बेटा आपसे एमसीक्यूज में पूछेगा कि ये कब उसने जो है वो मतलब कि इस चीज को जो है इसका कॉन्सेप्ट पेश किया। व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री विद प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। कह रहा है जब वो ये जानना चाह रहा था कि ये जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो सूरज के इर्द-गिर्द कैसे हरकत करते हैं, तो बेटा फिर उसने क्या किया? कह रहा जी, suddenly an apple fell from the tree under which he was sitting. The idea of gravity flagged in his mind. He discovered not only the cause of falling but also the cause that makes the planets to revolve. कह रहा जी, इससे जब सेब गिरा ना, तो कह रहे जी उसको दो बातें पता चली। एक तो उसको ये पता चल गया कि ये सेब क्यों गिरा है, और दूसरा उसने ये पता चल गया कि ये जो प्लैनेट्स है ना, वो सूरज के इर्द-गिर्द कैसे हरकत करते हैं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? उसने कहा एंड द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ, दिस यूनिट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड टू ग्रेविटी। कह रहे फिर यहाँ से फिर कॉन्सेप्ट दे रहा तो हुआ कि आपका जनाब ग्रेविटेशन जो है, ठीक है, ये क्या होती है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स आपको? ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कह रहे जी, ग्रेविटेशन की ताकत कितनी है, पावर कितनी है, ठीक है। तो जिस तरह हमें पहले हमने देख लिया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि जमीन की कशिश होती है, फोर्स होती है, ठीक है। तो कह रहे जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। बड़ा सिंपल उसने लिखा है, बाद में आपको बताता हूँ याद कितना करना है। पहले इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस, कह रहा है जी अपने मुशाहदात की बेस पर ना, न्यूटन कंक्लूडेड दैट द फोर्स व्हिच कॉजेज एन एप्पल टू फॉल ऑन द अर्थ एंड द फोर्स व्हिच कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट्स ऑफ द सेम नेचर। कह रहा है जी, उसने ये चीज बताया कि ये जो डिफरेंट चीजें अपने मदारों में हरकत करती है ना, ये किस वजह से है। कह रहा जी, ही फर्दर कंक्लूडेड, उसने कह रहा है जो मजीद बताया कि दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स। कह रहा है जी, एक फोर्स जो है वो पाई जाती है, एक फोर्स मौजूद होती है, किसमें? ड्यू टू विच एवरीबॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी अदर। कह रहा है जी, जिसकी वजह से हर एक जिस्म दूसरे जिस्म को अट्रैक्ट कर रहा होता है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स आपको? ओके। उसने फिर क्या किया? उसने कहा ही नेम्ड दिस फोर्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसने कहा, क्या कहा फिर इस फोर्स को क्या नाम दिया उसने? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा याद कितना करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। अ फोर्स, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके, ठीक है,
बेटा आपने कहाँ से करना है, एंड तक करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। समझ आ गया आपको डियर स्टूडेंट्स? आपको यहाँ तक हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन याद कर ली। किसने दरियाफ्त किया? आइजैक न्यूटन ने 1665 में। ओके हो गया डियर स्टूडेंट्स? ओके बेटा साथ ही नीचे इसका ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसने दिया है। कह रहा है जी इसका ग्रेविटेशन का लॉ क्या है, कानून क्या है। तो बेटा जो ऊपर उसने वर्डिंग लिखी है ना, उसने उसको प्रोफेशनल वर्डिंग में नीचे बयान कर दिया। कह रहा है जी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, कह रहा है न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक पता क्या है, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, यूनिवर्स कहते हैं दुनिया में, कायनात में, ठीक है, attracts every other body with the force which is directly proportional। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा होती है एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए, एक चीज कम हो तो दूसरी भी कम हो जाए। समझ आ गई बेटा आपको? तो कह रहे जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। कह रहे जी उनके जो मैसेज है ना, उन दोनों को अगर इकट्ठा करके उनको जमा किया जाए ना, तो कह रहे जी फोर्स उनकी बढ़ जाती है, फोर्स उनकी बढ़ जाती है। जितना मैस ज्यादा होगा फोर्स उतनी बढ़ेगी, जितना मैस कम होगा उतनी फोर्स कम होगी। ओके एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर कॉजेस। कह रहा है जबकि उनको जब दूर दूर करते जाओगे तो जैसे जैसे उनको दूर होगा फोर्स कम होती जाएगी। तो कह रहा है जी ये बेसिकली उसने इसका लॉ पेश किया था। बेटा ये आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। अच्छा जी आपने इसकी बेटा थोड़ी सी नीचे ना जो एक्सप्लेनेशन है वो भी तैयार करनी है आपने, वो भी आपने याद करनी है। जिस तरह ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ मासेस इज d। कह रहे जी दो जिस्म है, दो जिस्म लिए, एक का नाम m1 रख दिया, एक का नाम m2 रख दिया। कह रहे जी उसको खास डिस्टेंस पे उसने छोड़ दिया। समझ आ गया बेटा आपको? ओके बेटा उसके बाद उसने क्या कहा उसने वेरी नेक्स्ट पेज पे उसने यहाँ पर हमें बताया, कहता है जी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कह रहे जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F विद विच मैसेज m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ईच अदर इज गिवन बाय। कह रहा है जी दोनों को ना एक फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। वो कैसे निकल रही है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2। कह रहे जी वो दोनों को रिलेट कर रही है। और इसी तरह कह रहा है जी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d स्क्वायर, डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर उसने कर लिया। कह रहे जी दोनों क्वेश्चंस को आपस में मिला लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे कंपेयर करते हैं, राइट को राइट पे, ये तो F ही आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, m1 m2 ही आ जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर कह रहे हैं जी अगर आपने ये साइन खत्म करना है ना तो कांस्टेंट लगाना है, कांस्टेंट की वैल्यू उसने लगानी है जी। तो कह रहे हैं जी ये आपकी जो है वो इक्वेशन बनी है कि आप बेसिकली ये जो ठीक है ये आपकी क्वेश्चन बनी है कि डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? ओके नहीं समझ तो वैसे आ रही है, बिल्कुल सही क्लियर नजर आ रहा है। ठीक तो बेटा क्वेश्चन फिर बनी F इजिकल जी m1 m2 ओवर d स्क्वायर। समझ आ गया आपको? अब यहाँ पर क्या बता रहा है? कह रहा है जी ये देखो हेयर g इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कह रहा है जी g प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। बेटा इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। समझ आ गया आपको? क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके अभी इसकी वैल्यू भी है बेटा जो कि एमसीक्यूज में पूछ सकता है। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर इन ऐसे यूनिट द वैल्यू ऑफ वैल्यू इज कितनी है बेटा? वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है बेटा कितनी है? -11। समझ आ गया आपको? क्लियर है जी? यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो? समझ आ गया बेटा आपको? ठीक है ये बेटा इसकी वैल्यू है। ठीक है आपने यहाँ तक इसको याद करना है, लाइक पिछले पेज से लेके स्टार्ट से यहाँ तक आपने इसको याद करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? ओके नाउ हम आगे चलते हैं बेटा। अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कह रहे हैं जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का थर्ड लॉ जो किस तरह आपस में रिलेट करते हैं। बेटा इसको आपने बड़ा सिंपल से थोड़ा सा याद करना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहां से याद करना आपने। इफ द फोर्स कह रहे हैं जी कोई भी फोर्स है एक्टिंग ऑन m1, ठीक है, कह रहे हैं जी कोई भी फोर्स का एक जिस्म पर एक्ट कर रही है या लाइक असर कर रही है, कंसीडर्ड एन एक्शन देन द फोर्स एक्टिंग ऑन m2 विल बी द रिएक्शन। तो कह रहे हैं जी क्या होगा? उसका एक रिएक्शन होगा। ये बेटा इन दोनों का रिलेशन है। ये क्या इन दोनों का रिलेशन है? समझ आ गई आपको? सॉरी ये जो आपने याद करना है यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक याद करना है। क्लियर हो गया आपको? समझ आ गया आपको बेटा? अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ किस तरह आपस में सेम है रिलेट करते हैं, तो बेटा आपने यहाँ से यहाँ तक आपने
डेफिनेशन लिख देनी है। समझ आ गई आपको? क्लियर है बेटा? ओके बेटा, उसके बाद है ग्रेविटेशनल फील्ड। कह रहा है जी नेक्स्ट पेज पर है ग्रेविटेशनल फील्ड। कह रहा है जी इसकी कितनी कितनी वैल्यू होती है, इसका रकबा कितना है, एरिया कितना है। तो बेटा ये भी बड़ा सिंपल सा ही है, ठीक है। फार्मूला आपने पहले पीछे याद किया हुआ है। कह रहा है जी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, एंड द अर्थ इज गिवन बाय, बेटा ये हमने पहले याद किया, F इज इक्वल जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। बेटा ये उसने m1 m2 को एक अलग नाम दे दिया, m और me। m जो है वो मैस है, ठीक है, अर्थ पे, ठीक है, और दूसरा बेटा वैल्यू r जो है वो आपको पता है डिस्टेंस को शो कर रहा होता है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें वही हैं। समझ आ गई आपको? अभी नीचे आपने क्या याद, वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड द r इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैथ। समझ आ गई बेटा आपको? यहां तक आपने स्टार्ट से लेके यहां तक करना है। ओके क्लियर हो गया आपको? ओके उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपने यहां से स्टार्ट करना है, ये मैंने निशान भी लगाया हुआ है, यहां से ग्रेविटेशनल से। ओके हो गया स्टूडेंट्स? ओके यहां से क्या है जी ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल ऑन रिटर्न इट्स वैल्यू गोज ऑन इंक्रीज। कह रहा है जी जैसे जैसे किसी चीज को ऊपर गिराते हो ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू जो ना कम करती जाएगी, एक टाइम आएगा रुक के फिर नीचे आ जाएगी। तो कह रहे हैं यही चीज यहाँ पर उसको बता रही है। Okay, this is due to the gravitational pull of the earth acting on the body, whether the body is in contact with earth or not। कह रहा जी चाहे बॉडी जमीन के साथ कांटेक्ट है या नहीं है, कह रहा जी खास वक्त के बाद क्या होना जी, बॉडी ने जमीन की तरफ आना। अभी देखो बेटा जब हवाई जहाज उड़ते हैं तो जब तक उनके अंदर फ्यूल होता है ना, वो जोर लगाते रहते हैं ऊपर, जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाता है ना, इंजन बंद हो जाता है, तो क्या होता है नीचे जमीन की तरफ आ जाते हैं, लाइक जमीन उनको अट्रैक्ट कर लेती है, कशिश कर लेती है। समझ आ गई बेटा आपको? तो यही चीज यहाँ पर उसने बताई है। ओके whether the body is in contact with earth or not, बेटा यहाँ पे क्या such a force is called the field force। बेटा इसको क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? फील्ड फोर्स कहते हैं। समझ आ गई आपको? ओके इट इज assumed that a gravitational field exists all around the earth। कह रहा है जिसको क्या कहते हैं, फर्ज कर लो कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, पूरा ऑल ओवर द अर्थ, लाइक जमीन में हर जगह पर मौजूद है। समझ आ गया बेटा आपको? यहाँ से लेके यहाँ तक करना है आपने। क्लियर है? समझ आ गई आपको? नेक्स्ट चलते हैं बेटा, उसके बाद आपने यहां से स्टार्ट करना है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ आ गया बेटा? सेकंड लास्ट लाइन, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड। बेटा इसको क्या कॉल करते हैं? कह रहे जी इसको क्या कॉल करते हैं? द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। कह रहे जी जितनी पावर से उसको खींची है ना, उसको क्या कहते हैं? उसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। समझ आ गया बेटा आपको? ओके उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन है एट एनी प्लेस द वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी दैट द पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है बेटा? 10 न्यूटन पर किलोग्राम। कितनी है बेटा? ये आपने एक छोटी सी लाइन याद कर लेना, यहाँ से द ग्रेविटेशनल फील्ड से लेके यहाँ तक, बाकी आपने यहाँ तक याद करना है। समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स? क्लियर है? क्लियर है बेटा जी? ओके बेटा आगे भी उससे रिलेटेड ही टॉपिक है हमारा, बड़े सिंपल से टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा है सेम ही है, लेकिन पेपर में आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में तकरीबन हर साल आ जाता है। मैथ ऑफ द अर्थ कह रहे जी मैथ ऑफ द अर्थ मालूम करो, तो बेटा सिंपल सी आपने थोड़ी सी इसकी थ्योरेटिकल याद करना है। थ्योरेटिकल क्या है? सिर्फ उसको बताना ही है और बेटा उसका थोड़ा सा आपने सॉल्व करवा देना। लाइक यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, इस शक्ल को आपने मद्देनजर रखना है साथ। समझ आ गई आपको? तो यहाँ पर वो आपको बताएगा। कह रहा है जी कंसिडर a body of mass m on the surface, ठीक है, of the earth, कह रहे let the mass of the earth be me and the radius of the earth r, the distance of the body from the center of the will be also the equal to the radius r, the according to the law of gravitation the gravitational force f of the earth acting on a body। बेटा ये देखो ये शक्ल है, कह रहे फर्ज करो इसका m a जो है उसका नाम है, ये उसका रेडियस है, कह रहा है दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। समझ आ गया बेटा आपको? अभी बेटा यहाँ पर हमें पता है f किसके इक्वल होता है? जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ऐसे है ना बेटा? कह रहा है जी बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज इक्वल टू इट्स वेट w। देयरफॉर कह रहा है जी फर्ज करो इसकी फोर्स जो है हमने कहा उसके इक्वल है जितना उसका रेडियस है, तो कह रहा है फिर क्या कहेंगे? F इज इक्वल टू W, और W का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। बेटा क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। समझ आ गया बेटा आपको? ओके अभी बेटा उसने क्या किया? W की जगह mg लगा दिया, लाइक F को W, F की जगह W लिख दिया ना, W की जगह उसने नीचे mg लिख दिया। लाइक इस इक्वेशन में इनडायरेक्टली उसने W की वैल्यू पुट कर दिया mg इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। समझ आ गया बेटा आपको? अभी उसने क्या किया? ये जी इधर रहने दिया, इसको नीचे ले आया, इसको क्या किया? दूसरी साइड पर जाके इसके साथ उसने कटिंग कर दी।
क्या कर दिया उसके साथ उसने कटिंग। तो बेटा इधर क्या रह जाएगा, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। तो बेटा अगर एम ई की वैल्यू निकालनी हो तो ये इधर आगे सारा ये देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो एम ये बेटा वही है जिस तरह आप मतलब कि मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ से सॉल्व करते हो, वैल्यूज निकालते हो, तो तीनों की वैल्यूज आप ऐसे निकाल सकते हो। तो बेटा यहाँ पर कह रहे थे मैथ एम ई ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड ऑन पुटिंग द वैल्यू इन क्वेश्चन। कह रहे इस वैल्यू में वैल्यूज इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करो। बेटा इनके आपने नाम रख लेना, क्वेश्चन 1 2 3 4, समझ आ गया आपको। तो कह रहे जी इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6, ठीक है। बेटा जी की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और बेटा नीचे भी उसने जी की वैल्यू लिखी है, ठीक है। बेटा इन दोनों को जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो जमीन का मैथ कितना निकलेगा बेटा आपका, कितना निकलेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम। ये जमीन का मैस है, ये उसका वजन है जो उसने टोटल हमें बताया। समझ आ गई बेटा आपको, क्लियर है? ओके। उसके बाद बेटा कह रहे हैं नेक्स्ट, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैस ऑफ द अर्थ, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। ये आपके मैथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा नेक्स्ट जो है वो है वेरिएशन। वेरिएशन से क्या मुराद है? कह रहा है जी जमीन जी की वैल्यू क्या चेंज होती जाती है? कहता है चेंज होती है। कह रहा है जब आप पहाड़ों में चले जाओगे तो उसकी थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी, जब आप समंदर के लेवल पर आओगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। यही बेटा उसने राइटिंग में जहां पर लिखा था वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटेशन जी डिपेंड्स ऑन द रेडियस। नेक्स्ट पेज पे बेटा हमारे यहाँ पर रेडियस द अर्थ एट इट्स सरफेस। ओके तो बेटा आगे क्या कह रहा है, बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। कह रहा है कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। किस वजह से? इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। कहते हैं एल्टीट्यूड के साथ। एल्टीट्यूड क्या होता है? इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव सी लेवल। कह रहा है सी से कितना ऊपर आप जाकर उसको मेजर कर रहे हो, ये उसका एल्टीट्यूड कहलाता है। समझ आ गया बेटा आपको? ओके। द वैल्यू ऑफ जी ग्रेटर एट सी लेवल देन एट हिल्स। कह रहा है पहाड़ियों के लिए सी लेवल पर ना आपके जी की वैल्यू ज्यादा होती है। समझ आ गया बेटा आपको? क्वेश्चन वही है, पूरे चैप्टर में वही चलनी है। कह रहे जी कंसीडर अ बॉडी मास एम एट एन एल्टीट्यूड एच, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकम्स आर प्लस एच, देयरफॉर द यूजिंग। बेटा ये उसके जीएच की वैल्यू आ गई। बेटा ये हमने वेरिएशन ये भी हमने जब न्यूमेरिकल करने हैं ना तो उसमें ये वैल्यू बेटा आपकी यूज होनी है। ये क्या है? जीएच इज इक्वल टू लाइक हाइट के साथ वो वैल्यू कितनी आएगी बेटा? बाकी सारा वही क्वेश्चन रहेगी, सिर्फ बेटा नीचे क्या आ जाएगा आर प्लस एच, हाइट को आप उसमें ऐड कर दोगे। समझ आ गया बेटा आपको? तो नीचे बेटा उसने वही कहा है अकॉर्डिंग टू द अबव क्वेश्चन वी केम टू नो दैट द हाइट इक्वल टू द रेडियस अबव। बेटा कह रहे जी जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उसको चेंजिंग करते जाएगा। बेटा ये आपने पूरा पैरा याद करना है। क्लियर हो गया आपको? समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स? ओके यहाँ तक किसके माइंड में क्वेश्चन हो? समझ आ गया बेटा आपको? आगे बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। अभी देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? अक्सर हम एक क्वेश्चन एक बात सुनते हैं और न्यूज़ में भी कि जनाब अमेरिका ने अपना सैटेलाइट भेजी है, चाइना ने भेजी है। वो क्या होता है बेटा? वो अपने प्लैनेट्स भेजते हैं, ठीक है, जो कि जनाब जाकर जो पता करते हैं जमीन के गिर्द क्या हो रहा है, सूरज के गिर्द क्या हो रहा है, ठीक है। कह रहे जी कुछ तो ऐसे होते हैं प्लैनेट्स जो कि कुदरती तौर पर चल रहे हैं, लाइक सूरज के गिर्द जमीन गर्दिश कर रही है, सारा चीज, ठीक है। कह रहे जी कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो कि हम खुद जाकर भेजते हैं, लाइक वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जब मौसम के हालात वगैरह जानने के लिए। कह रहे जी ये जो हम खुद भेजते हैं ना, ऐसे सैटेलाइट्स को कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्या कहते हैं बेटा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये उसने सारा ऊपर बताया, प्लैनेट्स ऑन द अर्थ फलाना फलाना। बेटा आपने याद कहाँ से करना है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट, ठीक है, इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। कह रहा जी ऐसा प्लैनेट जो कि, और ऐसी चीज जो कि प्लैनेट के इर्द गिर्द हरकत करे बेटा उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। तो मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सो मून इज नेचुरल सैटेलाइट। आप तो कह रहे जी ये तो कुदरती तौर पर उसके गिर्द घूम रहा ना, तो कह रहे जी इसको कहेंगे ये नेचुरल सैटेलाइट है। ये क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। ओके। साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस। कह रहे जी साइंसदानों ने बहुत से ऑब्जेक्ट जो हैं वो वहां खला में छोड़े हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इनको क्या कहते हैं बेटा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। क्लियर? समझ आ गया बेटा? डेफिनेशन याद करनी है आपने। समझ आ गया आपको? ओके बेटा नीचे कुछ थोड़ा पैरा है, ये आपने थोड़ा सा याद करना। लाइक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर्स। ये कुछ उसने ना उसकी डिटेल बताई हुई है, ये आपको मैं बता दी, आपने भाई साहब खुद देख रहे हैं। यहाँ से करना है बेटा, उसके बाद बेटा ये मैंने निशान लगाया, यहाँ तक करना है आपने, ओके। और बल्कि बेटा यहाँ से क्या आप इसको एंड तक ही कर लो। क्लियर हो गया आपको? समझ आ गई बेटा आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के? लेकिन मेन क्या है इसकी डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। समझ आ गई बेटा जी आपको? क्लियर है? ओके बेटा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। वो क्या है बेटा?
मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कह रहा जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो हरकत कैसे करती है, लाइक मूव कैसे होती है। तो बेटा ये बड़ा सिंपल से है, सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स दैट कीप्स इट अराउंड द अर्थ। कह रहा जी हर एक सैटेलाइट्स को ना सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत होती है। सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है बेटा? ऐसी फोर्स जो कि किसी भी चीज को दायरे में गर्दिश करने पर मजबूर करती है, ऐसे है ना बेटा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट्स एंड द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। कंसीडर सैटेलाइट्स ऑफ मैस हैव रिवॉल्विंग अराउंड दैट। कह रहा जी वही बेटा एफ सी इक्वल टू एम स्क्वायर ओवर आर नॉट। ठीक हो गया बेटा। नीचे कहता है फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अट्रैक्शन। बेटा देखो एफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, वही चीज जो हमने पीछे कहा था। ठीक है, एफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, जी के साथ उसने एच हाइट लगा दी उसने, बेटा इसकी जगह एम जी लगा दिया। बाकी बेटा सारे बी की वैल्यू निकालने के लिए उसने ये सारा वैल्यू निकाल दिया। समझ आ गया बेटा आपको? क्वेश्चन 5 बिकम्स द, ठीक है, ये बेटा सारा उसने लाइक वैल्यूज उसने अलग-अलग निकाली हुई है। यहाँ तक समझ आ गया बेटा आपको? क्लियर है? ये टॉपिक भी आपने कंप्लीट तैयार करना है। तो बेटा इस चैप्टर में हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में सीखा है। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है इस चैप्टर को। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो है लेक्चर है उसमें हम अपना इंशाल्लाह अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि उसका क्या नाम है बेटा? वर्क एंड एनर्जी। इंशाल्लाह उसको फिर देखेंगे फिर इंशाल्लाह। तब तक बेटा आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना है, याद करना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।